नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। देश की संसद और विधानसभाओं में मौजूद 1448 नेताओं को आज के बाद से ठीक से नींद नहीं आएगी। ये वो माननीय हैं जो किसी न किसी थाने के रिकॉर्ड में मुलजिम हैं और जिनके खिलाफ एक या एक से अधिक मुकदमे चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अब ऐसे नेताओं को कानून की वो ढाल छीन ली है जिसकी आड़ में सजा मिलने के बाद भी तमाम नेता, सांसद और विधायक की कुर्सी बचा लेते थे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि अब से अगर किसी सांसद या विधायक को किसी केस में 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है तो उसी दिन उसकी सदस्यता छिन जाएगी। उन्हें न तो अपील करने की मोहलत मिलेगी और न ही अपील पर सुनवाई पूरी होने तक कुर्सी पर बने रहने की छूट। गनीमत सिर्फ इतनी है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आज के बाद से लागू होगा, पुराने मामलों में नहीं, वरना कई विधायकों और सांसदों के पैरे तले जमीन खिसक चुकी होती। आज बड़ी बहस इसी पर कि क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला राजनीति में जुर्म की गंदगी साफ करेगा। अपील के दम पर राजनीति में दबदबा कायम करने के दिन आज से लद गए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अब कोई सांसद हो या विधायक जिस दिन किसी अदालत ने उन्हें सजा सुनाई उसी दिन से कुर्सी छिन जाएगी। अपनी सदस्यता बचाने के लिए सजा याफ्ता सांसदों और विधायकों को अपील करने के लिए एक दिन की मोहलत नहीं मिलेगी। ये कहा है कि अगर आप अपील फाइल करते हैं और कोर्ट आपकी जो कन्विक्शन है उसको सस्पेंड करता है और उसके साथ में कॉशन दिया है कि वो हर केस में नहीं किया जा सकता, इट हैज टू बी एक्सरसाइज स्पेयरिंगली। अगर वो सस्पेंड होती है तो यू कैन कम बैक टू योर सीट, लेकिन जिस दिन आपकी कन्विक्शन प्रोनाउंस होती है ट्रायल कोर्ट से, आप उसी दिन डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं और आपकी जो सीट है वो वेकेंट फॉल हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह ऐतिहासिक फैसला वकील लिली थॉमस और एनजीओ लोक प्रहरी की जनहित याचिकाओं पर सुनाया है। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि किसी सांसद या विधायक को सजा याफ्ता होने के बाद भी 3 महीने तक पद पर बने रहने देना क्या संवैधानिक है। दरअसल याचिका की बुनियाद थी जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8 की उपधारा 4, जिसके तहत सांसदों और विधायकों को ट्रायल कोर्ट से सजा मिलने के बाद 3 महीने तक अपील दाखिल करने की छूट मिली हुई है। इस कानून के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति सजा सुनाए जाते समय संसद या विधानसभा का सदस्य है और सजा सुनाए जाने के 3 महीने के अंदर वो अदालती फैसले के खिलाफ अपील दाखिल कर दे तो अपील का निपटारा होने तक उसकी सदस्यता रद्द नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कर दिया है कि जन प्रतिनिधित्व की धारा 8 की उपधारा 4 के प्रावधान संसद को मिले संवैधानिक अधिकारों के दायरे से बाहर है। इसलिए अगर किसी सांसद या विधायक को देश की किसी भी अदालत से 2 साल या उससे ज्यादा की सजा सुनाई गई तो उसी दिन से उसकी सदस्यता निलंबित मानी जाएगी। ऐसा व्यक्ति दोबारा सांसद या विधायक तभी बन सकता है जब उसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से बरी कर दिया जाए। It will not clean up all on a sudden, but it will give a trend. It will set a pattern. It is a beginning. It's a beginning to clean up administration. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उन नेताओं की धड़कनें बढ़ गई हैं जिनके खिलाफ गंभीर अपराधों में मुकदमे चल रहे हैं। लोकसभा में 162 सांसद ऐसे हैं जिनके खिलाफ मुकदमों की सुनवाई लंबित है। इनमें कांग्रेस के 44 और बीजेपी के भी 44 सांसद हैं। विधानसभाओं का आंकड़ा भी इसमें जोड़ लें तो कुल 1448 सांसद और विधायक ऐसे हैं जिनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। इनमें से 641 सांसद विधायक ऐसे हैं जिनके खिलाफ हत्या, बलात्कार, अपहरण और लूट के संगीन इल्जाम हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या राजनीतिक पार्टियां अपने दागी सांसदों को दोबारा चुनाव मैदान में उतारने का जोखिम उठाएंगी। अगर चुनाव जीतते ही दागी सांसदों या विधायकों के खिलाफ ट्रायल कोर्ट ने सजा सुना दी तो क्या होगा। जानकार मानते हैं कि अब सरकार के सामने 2 ही रास्ते हैं, या तो वो राजनीति को आपराधिक छवि वाले नेताओं से निजात दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आगे सिर झुकाए, या फिर संसद में संविधान संशोधन विधेयक पेश करके दागियों के आगे नतमस्तक हो जाए। आंचल आनंद के साथ आशीष सिन्हा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। तो सवाल है, ऐसे में सरकार अब क्या करेंगी, राजनीतिक दल अब क्या करेंगे। सभी लोगों ने सधे हुए शब्दों में इसे वेलकम किया है, इसका स्वागत किया है, लेकिन अभी पूरा फैसला पढ़ा जाना बाकी है। इस फैसले की क्या निटिग्रिटीज हैं, इस फैसले के क्या माइन्यूट डिटेल्स हैं,
कई तमाम बड़े नेता हैं, बड़े नेता जो जेल गए हैं, जेल रहकर आए हैं, लेकिन अभी भी वो माननीय सदस्य हैं। ऐसे अंडर ट्रायल्स का क्या होगा, चाहे वो ए राजा हो, चाहे वो कनिमोझी हो, चाहे वो सुरेश कलमाड़ी हो, ऐसे लोगों पर क्या जब तक मुकदमा चलता रहेगा और जब तक कन्विक्शन नहीं होगा इनकी सदस्यता बनी रहेगी। कई सारे ग्रे एरियाज हैं, हम इस पर बात करेंगे, एक राजनीतिक बहस करेंगे कि क्या राजनीतिक दलों में इतना साहस होगा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को माने या फिर एक दबाव बनेगा। अबू आजमी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन पर भी कई क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है। रीता बहुगुणा जोशी जी हैं हमारे साथ, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता, उत्तर प्रदेश से आती हैं और उत्तर प्रदेश में राजनीति का जितना अपराधीकरण हुआ है और अपराधियों का जितना राजनीतिकरण हुआ है वो सब जानते हैं और सभी पार्टी समान रूप से इसके लिए जिम्मेदार है। लेकिन सबसे पहले चलते हैं आंचल आनंद के पास, हमारी लीगल एडिटर, हमारी एडिटर न्यूज। आंचल, सबसे पहला सवाल, कौन कौन इफेक्ट होते हैं, जिसको सजा हो चुकी है या वो व्यक्ति भी जो जेल जाता है किसी अपराध के लिए? वैसे तो आज यूपी बिहार में बहुत सारे फोन इधर उधर ठनके होंगे, लेकिन कुल मिला के अगर सुप्रीम कोर्ट का ये जो 40 पन्नों का फैसला हमारे पास है, अगर सिर्फ इसको देखा जाए तो इसमें दो क्लासेस हैं। जो अभी सिटिंग एमएलएज हैं और जो एमपीज हैं वो इससे अभी तक डायरेक्टली अफेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया है और आज से देश का कानून बदल गया है। यानी कि अब आने वाले समय में ही जो कन्विक्शंस होंगी उन पर ये लागू होगा, चाहे वो एमएलएस की हो चाहे वो एमपीज की हो। यानी कि लालू प्रसाद यादव, जिनका उम्मीद की जा रही थी कि 15 जुलाई को फैसला आना था, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है, वो अफेक्ट होंगे। जिस तरह से आपने नाम लिया कि ए राजा, कनिमोझी, ये सारे फैसले, सुरेश कलमाड़ी, ये सारे तमाम नाम हैं जिनकी सेंटेंसिंग होनी बाकी है, कन्विक्शंस आनी बाकी है और ये अंडर ट्रायल्स हैं। ये तो एक बात हुई कि ये फैसला प्रोस्पेक्टिवली लागू होगा, लेकिन अभी भी जो हमारे सूत्र बताते हैं कि ये बंच ऑफ पिटिशंस थे, ये दो मामलों में ये ऐतिहासिक फैसला कोर्ट का आया है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा कैच था, जो हमारा इलेक्शन लॉ है वो ये कहता है कि अगर आप वोट नहीं डाल सकते हैं तो आप कंटेस्ट नहीं कर सकते। यानी कि अगर डिस्क्वालिफिकेशन वोट देने की है तो कंटेस्ट करने की भी है। और ऐसे में बड़ा सवाल ये हो जाता है कि जो लोग जेल से बैठे बैठे कंटेस्ट करते हैं, यानी कि जो अंडर ट्रायल्स हैं, वो क्या वाकई कंटेस्ट कर पाएंगे? इस पे एक पहलू है जिसपे हो सकता है कि अगर डिटेल जजमेंट आएगी और जो पहलू हैं इसके वो साफ हो पाएंगे। और अगर अंडर ट्रायल्स बेल पे हैं, जैसे ए राजा हुए, कनिमोझी हुए, तो उस पर भी फैसला अभी डिटेल सुप्रीम कोर्ट का आ सकता है। दूसरा सवाल, ऐसे केसेस में क्या होगा? मसलन हम मध्य प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री राघव जी के केस का एग्जाम्पल ले, उन्हें कल ही गिरफ्तार किया गया है अपने नौकर के यौन शोषण के मामले में। क्या जेल जाते ही ऑटोमेटिकली, वो अंडर ट्रायल है नहीं अभी, लेकिन वो एक मामले में फिलहाल जेल के अंदर है, क्या उनकी सदस्यता पर असर पड़ेगा? क्योंकि उनका वोटिंग राइट फिलहाल निलंबित है जब तक वो जेल के अंदर है। बिल्कुल, वो उसके ऊपर भी अफेक्ट पड़ सकता है। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है, हम इसको इस तरह से समझते हैं कि 2 साल की सजा हुई तो डिस्क्वालिफिकेशन ऑटोमेटिकली अटैच कर जाती है। 2 साल की सजा यानी कि उसके बाद 6 साल तक आप कंटेस्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहीं पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में कई ऐसे प्रावधान है, मसलन 2 समुदाय के बीच में अगर आपने हिंसा भड़काई है, आपने अगर रेप का मामला आपके खिलाफ चल रहा है, तो रेप के मामले में अगर बहुत, और डाउरी प्रोहिबिशन का है, तो उसमें अगर 6 महीने से कम की भी सजा होती है और ये इम्यूनिटी सुप्रीम कोर्ट ने ले ली है, तो 6 महीने की सजा पर भी ये डिस्क्वालिफिकेशन यहां पर अटैच करेगी। हालांकि संविधानविद इसको लेकर अपने पहलू देंगे, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ने ये क्योंकि उसके सामने दायरे में नहीं था तो इसके ऊपर प्रोनाउंस नहीं किया, लेकिन ये ऑटोमेटिक इंटरप्रिटेशन की जाएगी। और राघव जी की जहां तक आपने बात की, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट रेप की तो बात करता है, 376 की बात करता है आईपीसी के, लेकिन 377 का यहां पर जिक्र नहीं है, आपको बताना चाहूंगी। तो उनके लिए बड़ा ग्रे एरिया है ये। उनके लिए फिलहाल ग्रे एरिया है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, 1-2 पहलू, क्योंकि बंच ऑफ पिटिशन से 1-2 एप्लीकेशंस अभी हैं जिस पे फैसला आना बाकी है। और इंटरप्रिटेशन इसकी यही होगी कि ना सिर्फ 2 साल की सजा के बाद 6 साल की डिस्क्वालिफिकेशन होगी, बल्कि साथ ही साथ कई ऐसे चीजें होती हैं जो खुद इलेक्शन लॉ में कही जाती है, जो मॉरल टर्पिट्यूड की है। यानी कि आपने अगर मिलावटखोरी की है और उसमें आपको जरूरी नहीं है कि 2 साल की सजा हो, आपको 6 महीने की भी सजा हो सकती है। इम्यूनिटी जहां पे गई, आपकी सारी की सारी आप बिल्कुल डिस्क्वालीफाई हो गए, चाहे वो आगे के कंटेस्ट करने के लिए हो, चाहे उस वक्त संसद और विधानसभाओं में बैठने के लिए हो। नहीं आंचल, हमारे आम दर्शक को समझाने के लिए, मसलन कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ, उसमें सीबीआई ने सुरेश कलमाड़ी को गिरफ्तार किया, क्या गिरफ्तारी होते ही उनके संसद की सदस्यता चली जाएगी?
देखिए, कोर्ट ने साफ तौर पर अभी कन्विक्शन की बात की है। कन्विक्शन यानी कि जब दोषी करार दिया जाता है। जैसे ही कोई अदालत मामले की सुनवाई के बाद किसी शख्स को दोषी करार देती है, तो वो चाहे संसद में बैठता हो, विधानसभा में हो, या फिर कोई भी शख्स जो कंटेस्ट करना चाहता हो, हम आप इन सब पे डिस्क्वालिफिकेशन लगती है। अभी तक का कानून ये था कि 2 क्लासेस बनाई गई थी। एक जो कि सांसदों और लेजिस्लेटर्स के लिए थी कि वो चाहे संसद में बैठे हुए हैं और वो दोषी भी करार दिए जाते हैं, फिर भी वो कंटिन्यू कर सकते हैं जब तक हाउस डिसॉल्व ना हो, और आगे भी अगर अपील पेंडिंग है तो कंटेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अब वो इम्यूनिटी ले ली गई है और अब आम आदमी जो कंटेस्ट करना चाहता है या जो आम वोटर कंटेस्ट करना चाहता है, वो और उनको एक ही दायरे में, एक ही पटल पर लाकर खड़ा कर दिया गया है। के मनन साहब भी जुड़ गए हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, उनसे भी हम इस इंटरप्रिटेशन को समझेंगे, क्योंकि कई सारे ऐसे एरियाज हैं जिस पर अभी भी इस जजमेंट के अंदर क्लैरिटी आना बाकी। अगर मैं ये कहूं तो आंचल गलत नहीं होगा? जजमेंट जितनी आई है वो अपने आप में क्लियर है, लेकिन इसकी इंटरप्रिटेशन होना बाकी है। जैसे कि आपने राघव जी का जिक्र किया, और खास तौर से जो एक और पहलू अभी उभर कर सामने आ रहा है, हमारे सूत्र हमें बाकायदा बताते हैं कि जो शख्स वोट नहीं कर सकता जेल में बैठे बैठे, वो शख्स कंटेस्ट भी नहीं कर सकता है। तो ना सिर्फ ये वो लोग, लेकिन क्या वो एमपी रह सकता है? क्योंकि अगर वो एमपी बन जाता है, उसको जेल हो जाती है, तो वो एमपी बना रहेगा जब तक उसको सजा ना हो जाए। ये ठीक है? नहीं, वो जो ऑलरेडी एमपीज हैं, अभी जो मौजूदा एमपीज और लेजिस्लेटर्स हैं जो दोषी नहीं करार दिए गए हैं, वो तो कंटिन्यू कर रहे हैं। अब मसलन लालू का केस बहुत क्लियर कट एग्जांपल होगा। जिस दिन अगर निचली अदालत अपना फैसला सुनाती है और दोषी करार दे दी जाती है, उन्हें दे दिया जाता है, तो पूरा जो वो बिहार में रिवाइवल का प्लान बना रहे हैं वो धरा का धरा रह जाएगा, वो आगे नहीं कंटेस्ट कर पाएंगे। ये क्लियर कोर्ट का वर्डिक्ट है आज। ये क्लियर कोर्ट का वर्डिक्ट है। सीधे चलते हैं इस पर पॉलिटिकल रिएक्शन के लिए सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के पास, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी का बराबर शेयर है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों अगर मिला दिया जाए, दोनों के 44 सांसद हैं जिन पर आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। रीता बहुगुणा जोशी जी, आप इस जजमेंट को कैसे देखती हैं? देखिए, जो आज सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट आया है, ये काबिले तारीफ है और इसका हम सम्मान भी करते हैं और इसका स्वागत भी करते हैं, क्योंकि हमारी पार्टी और हमारी पार्टी का नेतृत्व, खासतौर से सोनिया गांधी जी, लगातार इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात करती आई हैं, चुनाव में स्वच्छीकरण, पारदर्शिता की बात करती आई हैं। और अगर आज कोई ऐसा एक जजमेंट आया है जो उस ओर एक और बड़ा कदम है, तो वो स्वागत योग्य है। परंतु जैसा भी मैं आपके विशेषज्ञ की बात सुन रही थी, इन्होंने बहुत सारे जो उसके एनालिसिस की, उससे मुझे भी जानकारी मिली, लेकिन अभी बहुत कुछ है जो हिडन है, जिसका इंटरप्रिटेशन होना है, और जब तक उसका प्रॉपर विश्लेषण ना हो जाए, तब तक कोई बात कह पाना संभव नहीं है। लेकिन अब तो इसका सभी राजनीतिक दल इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, और ये बात सत्य है कि पिछले 20 वर्षों में जिस तरह से आपराधिक छवि के लोगों का प्रवेश राजनीति में हुआ है और उनको सफलता मिली है, जनता ने उनको वोट डाला है, चाहे जात के नाम पे डाला हो, चाहे उन्होंने दबंगई से लिया हो, लेकिन बहुत सारे प्रदेश हैं, खासतौर से यूपी है, बिहार है और जगह है जहां पर इसका बहुत जबरदस्त असर है। तो इन लोगों की जो बढ़ती हुई ताकत राजनीति में आ रही है, इसको जरूर कम होना चाहिए। लेकिन जब अपराधियों की हम बात करते हैं तो कई तरह के अपराध हैं। अब जैसे 17 मुकदमे मुझ पर ही हैं, पर ये मुकदमे इस तरह के हैं कि भाई मैंने धरना किया, प्रदर्शन किया और मेरे पर मुझे लॉ एंड ऑर्डर तोड़ा, धारा 144 तोड़ी, तो ये तो अलग है। लेकिन अगर सजा हो जाती है तो मुझे लगता है कि सजा होने के बाद पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में भी ये व्यवस्था है कि सजा याफ्ता को नहीं अधिकार होना चाहिए। लेकिन एक बहुत बड़ी बात है जो सुप्रीम कोर्ट को देखनी चाहिए थी, का प्रोसेस है, जो जजमेंट का प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस है, बहुत स्लो है। अगर ये त्वरित हो, जैसे मान लीजिए आज लोअर कोर्ट ने आपको कन्विक्ट किया, तो फिर लोअर कोर्ट से लेकर और हाईएस्ट कोर्ट तक ये टाइम बाउंड होना चाहिए कि आज हमारी एफआईआर हुई तो भाई 2 साल में इस तरह के केस का निस्तारण होगा, 3 साल में। अब 20-20 साल चलता है, 30 साल चलता है, उसमें लोग मर भी जाते हैं। तो मैं समझती हूं कि स्पीडिंग अप द जुडिशियल प्रोसेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। इस पर भी कुछ ना कुछ आना चाहिए। अब राजनीतिक दल इसका अध्ययन करेंगे, हम श्योर कि हाईएस्ट लेवल पर, उच्च स्तर पर लोग अपनी प्रतिक्रियाएं भी देंगे और इसका उचित विश्लेषण के बाद सभी राजनीतिक दलों की राय व्यापक रूप से
जनता के समक्ष आएगी। मैं आऊंगा इस पर कि क्या वाकई पॉलिटिकल पार्टियां इस पर आम सहमति करेंगी या इस पर अमेंडमेंट के लिए फिर से पार्लियामेंट के अंदर जाएंगी। लेकिन डॉक्टर अनिल जैन, अगर आप कोई धरना प्रदर्शन करते हैं, कानून के हिसाब से वो भी एक क्रिमिनल केस है, उसके अंदर आपको सजा हो जाती है और सही पाया जाता है एक पॉलिटिकल एजिटेशन जिसमें आपने चक्का जाम किया हो, धरना किया हो, प्रदर्शन किया हो, बिजली दफ्तर के बाहर तोड़फोड़ या आगजनी हो गई हो धरना या प्रदर्शन के दौरान, आप कन्विक्ट हो जाते हैं 2 साल से ज्यादा के लिए। ऐसे में आपको अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। आप मानेंगे इस बात को? नहीं दीपक जी, अभी तो इस निर्णय को, जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, इसको पूरे रूप में देखने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। लेकिन ये बात ठीक है कि जो निर्णय से अगर पॉलिटिकल जगत में अपराधीकरण रुकता है, क्लींसिंग होती है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी इसका समर्थन करती है। और भारतीय जनता पार्टी इस निर्णय से खुश है कि इस निर्णय के कारण से अगर आपराधिक छवि के लोग रुकते हैं और राजनीति का अपराधीकरण रुकता है, तो ये एक स्वागत योग्य कदम है। जहां तक धरना प्रदर्शन और डेमोक्रेटिक प्रोसेस में जो प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं, उसके तहत अगर कोई कन्विक्शन होता है, एक्चुअली क्या है कि अभी इस मामले में केस दर्ज हो गया, चार्जशीट हो गई, तब तक तो कुछ है नहीं। जब तक सजा डिक्लेयर नहीं होती या कन्विक्ट तय नहीं होता, तब उसके बाद की बात है। और उसमें भी 2 साल की सजा के अधिक अगर सजा होती है तो व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। हालांकि ये प्रावधान को पहले से भी है कि 2 साल से अधिक की सजा में व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। लेकिन इस बात की जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने दलील दी है कि जो एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट के बीच में स्टे की एप्लीकेशन के समय पर जो इम्यूनिटी इन सांसदों विधायकों को मिलती थी, वो नहीं मिलेगी, जैसे आम आदमी को नहीं मिलती है। वो एक मुझे लगता है कि ये कदम भी ठीक है, उचित है कि नहीं। तो इसकी आड़ में लंबे लंबे केस भी चलते रहते हैं, सारे मुकदमे भी रहते हैं, सजाएं भी हो जाती है। जैसे अभी हरियाणा में सजा हुई है, अभी बिहार में सजा होना बाकी है। जब ये सजाएं हो जाएंगी तो निश्चित रूप से इस दिशा में एक प्रभावी कदम हो सकेगा। और पूरे रूप में, समग्र रूप में इसको कॉम्प्रिहेंसिवली देखने की आवश्यकता है। उसके बाद ही सही मायने में कानूनविद इसका निर्णय करेंगे और वो सही एक्सपर्ट ओपिनियन दे पाएंगे। जहां तक आम राजनीतिक व्यक्ति की दृष्टि से मुझे जो लगता है कि ये निर्णय एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। बाबू आदमी जी, आपके लिए भी मील का पत्थर साबित हो सकता है, क्योंकि आपके ऊपर भी कई सारे आपराधिक मुकदमे हैं। देखिए, ये इलेक्टोरल रिफॉर्म की बात चल रही है और बिल्कुल सही है कि पार्लियामेंट और असेंबलीज में अच्छे छवि के लोग आना चाहिए और जो है क्रिमिनलाइजेशन ये खत्म होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, परंतु क्रिमिनल है कौन? मैं दावे से कह सकता हूं कि मेरे ऊपर जितने मुकदमे हैं सब 101% झूठ है। मैं कहीं भी इसको चैलेंज कर सकता हूं, परंतु समय लगता है इसके प्रूव करने के लिए। मुकदमे चल रहे हैं। और देखिए, चक्का जाम करना और कभी सरकार के खिलाफ आंदोलन करना हमेशा जो है विरोधी दल का काम होता है और विरोधी दल ये करता है और सत्ता पक्ष जब चाहे उसे उठा करके किसी बोगस मुकदमे में भेज सकता है। मैं इस जजमेंट को मैंने पढ़ा नहीं है, अभी तक जजमेंट के बारे में अच्छी तरह मालूमात नहीं है, परंतु मैं एक बात कह सकता हूं, जब देश में 4 कोर्ट बना हुआ है, नीचे मजिस्ट्रेट कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, तो फैसला कहां होगा? आदमी को पूरा अपने आप को अगर बेगुनाह साबित करना है, जजमेंट लेना है, तो आखिरी कोर्ट तक उसको जाने का मौका मिलना चाहिए। और अगर निचली कोर्ट ने कहीं सजा दे दिया और आपने उसी दिन उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया और उसके बाद अगली कोर्ट में अपील में स्टे उसे नहीं मिला, उसकी पोस्ट छीन ली गई और सुप्रीम कोर्ट से वो छूट के आ गया, तो इसका जो ये सब इतना नुकसान कौन भर के देगा? मेरा ये कहना है कि इसमें मैं इस जजमेंट के खिलाफ कुछ नहीं बोलता हूं, परंतु मैं कहना चाहता हूं कि निचली अदालत से अगर सजा हो जाती है तो उसको अगर अगली अदालत स्टे देती है तो उसकी सीट बरकरार रहना चाहिए। अगली अदालत स्टे नहीं देती है तो अपने आप डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और अगर स्टे मिलता है तो उसका प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट तक का इमीडिएट, जल्द से जल्द, कुछ इसका एक दिन तय होना चाहिए कि उतने दिन में उसका फैसला हो जाए। मुझे लगता है ये चीज होगी तो ठीक होगा। और सिर्फ एमएलए एमपी के लिए क्यों, देश में बहुत सारे डिपार्टमेंट में लोग काम करते हैं और बहुत ज्यादा जो है करप्शन फैल रहा है, बुराइयां फैल रही हैं। सबके लिए ऐसे कानून बनना चाहिए कि जहां जहां इंपॉर्टेंट पोस्ट पे लोग जा रहे हैं वहां पे क्रिमिनलाइजेशन रुकना चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है कि सिर्फ एमएलए और एमपी के ऊपर ये बात हो रही है। मैं दावे से कह सकता हूं, हमारे जैसे लोग जो आज देश में अच्छा काम करना चाहते हैं, परंतु विरोधी दल होने के नाते
या लोगों की मदद करने के नाते कहीं न कहीं हम लोगों पे झूठे मुकदमे बन जाते हैं और उन मुकदमे में जो निचली अदालत कहीं फैसला कर दे उसके खिलाफ अगर मुझे दूसरी कोर्ट में जाने का अवसर नहीं मिला तो मुझे लगा कि मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा है। चलिए माना मैंने आपको ये जो दलील दी गई है कितना काम है? ये दलील बाकायदा सरकार ने अपनी तरफ से दी थी। सरकार ने इस मामले में कहा था कि अगर कोई शख्स कन्विक्ट कर दिया जाता है तो उसको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ता है और ये पूरा का पूरा बड़ा टीडियस प्रोसेस है। और एक बारी अगर मान लीजिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा कि बहुत रिवर्सल्स होते हैं, ऐसे केसेस में जब ऊपर वाली कोर्ट, ऊपरी अदालत जो होती है वो एक्विट कर देती है तो उसको ऐसा नुकसान हो जाएगा कैंडिडेट को जिसकी भरपाई करना उसके पूरे के पूरे पॉलिटिकल करियर में मुश्किल है। लेकिन कोर्ट ने ये आर्ग्यूमेंट रिजेक्ट कर दी। हालांकि अबू आजमी जैसे लोगों के लिए एक राहत और एक विंडो जो मानी जा सकती है जो कोर्ट ने खुली छोड़ी है, जो कि नवजोत सिंह सिद्धू के केस में भी हुआ था। अमूमन जब अदालत कन्विक्ट करती है, दोषी करार देती है, तो वो उस फैसले के खिलाफ आप जब ऊपर की अदालत में जाते हैं तो एक होता है स्टे ऑफ सेंटेंस, यानी कि आपको 2 साल की सजा सुनाई गई है, आप बोले जब तक हमारी अपील लंबित है हमें जेल ना जाना पड़े, आप हमारा सेंटेंस स्टे कर दीजिए। दूसरा होता है स्टे ऑफ कन्विक्शन, जो कि बहुत रेयर केसेस में होती है, जब कोर्ट को ये लगता है कि तमाम सबूतों और जो भी फैक्ट्स उनके पास प्राइमा फेसी आए हैं कि ना सिर्फ सेंटेंस को स्टे किया जाए बल्कि कन्विक्शन को भी किया जाए। जैसे नवजोत सिंह सिद्धू का केस हुआ, वो उस वक्त एमपी थे, उन्होंने इस्तीफा दिया और साफ फिर सुप्रीम कोर्ट के पास गए। सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ सेंटेंस को स्टे किया, कन्विक्शन को स्टे किया और एक बार फिर से वो चुनाव के लिए मैदान में उतरे थे। तो वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में जरूर होता है, लेकिन अब ये भी देखना होगा कि कितने केसेस में इतना खुलता है दरवाजा उन तमाम लोगों के लिए जो दोषी करार दिए जाते हैं। सुभाष कश्यप जी के पास चलते हैं, सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं, लोकसभा के संविधान विशेषज्ञ हैं। कश्यप जी, आपको नहीं लगता कि एक आर्ग्यूमेंट ये है, जैसे लालू यादव जी जैसे नेता आज की तारीख में ये आर्ग्यूमेंट देंगे कि मुझे तो अभी लोअर कोर्ट ने कन्विक्ट किया है, शिबू सोरेन के मामले में हुआ था, उनको लोअर कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया था, मर्डर चार्जेस उनके ऊपर थे, लेकिन हाई कोर्ट ने आगे जाकर उनको बरी कर दिया। अब वो एक बार फिर से एमपी बन सकते हैं, लेकिन अगर लालू जी पर फैसला आता है जिसको फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर रखा है, तो ऐसी हालत में लालू जी की सदस्यता एमपी की सीधे सीधे चली जाएगी अगर उनको 2 साल से ज्यादा सजा होती है। आपको लगता है ये नेचुरल जस्टिस सिस्टम के खिलाफ है? देखिए, किसी व्यक्ति का नाम लिए बगैर मैं स्थिति स्पष्ट करना चाहूंगा, जो निर्णय आया है उसका क्या प्रभाव होगा। निर्णय आने से पहले जो स्थिति थी वो ये थी कि कोई व्यक्ति अगर लोएस्ट कोर्ट के द्वारा भी कन्विक्ट हो जाता है, 2 साल सजा दे की सजा उसको मिल जाती है, तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता, वो डिस्क्वालिफाइड माना जाएगा चुनाव लड़ने के लिए। उसमें कोई बदलाव नहीं आया है, वो आज भी ज्यों की त्यों है। दूसरी पोजीशन ये थी सेक्शन 84 के अंदर कि अगर कोई सांसद विधायक है, यानी ऑलरेडी चुनाव जीतकर मेंबर बन गया है, वो अगर कन्विक्ट हो जाता है उन्हीं अपराधों के लिए उतनी ही सजा के साथ, तो वो मेंबर बना रहेगा, और मिनिस्टर है तो मिनिस्टर भी बना रहेगा अगर वो सिर्फ एक अपील की अर्जी दे दे। 3 महीने के अंदर अगर अपील कर दे तो बना रहेगा। और जो भी जस्टिस डिलीवरी सिस्टम के बारे में जो भी आप कहें, यथार्थ ये है, जमीनी हकीकत ये है कि वो मामला अपील दर अपील 10 साल, 15 साल, 20 साल लग जाते हैं और मिनिस्टर साहब मिनिस्टर बने रहते हैं, मेंबर बने रहते हैं और उन पर ये लागू नहीं होता। जो आम नागरिक चुनाव नहीं लड़ सकता कन्विक्ट होने के बाद, लेकिन मेंबर, मिनिस्टर, उन पर आंच नहीं आती। सुप्रीम कोर्ट ने इसको बदला है। सुप्रीम कोर्ट ने ये किया कि जो मेंबर है या मिनिस्टर है वो भी अगर कन्विक्ट हो जाता है बाय द लोएस्ट कोर्ट, तो वो उसकी मेंबरी समाप्त हो जाएगी। मेन ये और चुनाव लड़ना किसी का मूल अधिकार नहीं है। संविधान के अंतर्गत किसी का मूल अधिकार नहीं है। संविधान में स्पष्ट प्रावधान है कि मेंबरशिप के लिए क्वालिफिकेशंस और डिस्क्वालिफिकेशंस पार्लियामेंट बाय लॉ ले डाउन कर सकती है। तो ऐसा, और जो निर्णय आया है उससे ये भी नहीं हो रहा है कि किसी की अपील करने की जो अधिकार है वो लिया जा रहा हो। जैसे पहले अपील कर सकते थे, अब भी अपील कर सकते हैं। सिर्फ हो ये रहा है कि अगर आप मेंबर हैं, मिनिस्टर हैं और आप कन्विक्ट हो जाते हैं तो आप अपील करते रहिए, लेकिन आपकी
मेंबरी समाप्त हो जाएगी। जब और अपील अगर आप जीत जाते हैं तो फिर आप चुनाव लड़के आ सकते हैं। तो अपील करने का अधिकार बिल्कुल समाप्त नहीं हो रहा है। अपील करने का अधिकार समाप्त नहीं हो रहा है। सीधे चलते मनन साहब के पास, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं सर। कई सारे ग्रे एरियाज भी इसके अंदर नजर आते हैं। अगर कोई व्यक्ति को की गिरफ्तारी होती है, मसलन मैं एक एग्जांपल दूं, सुरेश कुलमाड़ी जी की गिरफ्तारी होती है कॉमनवेल्थ घोटाले के अंदर, उन पर तो ये लागू नहीं होता कि उनकी सदस्यता खत्म हो जाएगी जब तक कि लोअर कोर्ट उनको 2 साल से ज्यादा तक की सजा न सुनाते, भले से वो जेल में हो। देखिए, मैं काफी देर से सभी मेहमानों को सुन रहा था। काफी चीजें आपस में जो कॉन्ट्राडिक्टरी कह रही हैं। सबसे पहले जो महिला बोल रही थी एक्सपर्ट, मैं इनको बताना चाहूंगा कि कन्विक्शन और सेंटेंस में फर्क होता है। अपील जब भी होती है, अपील में अगर जो सस्पेंशन होती है जिसमें वो सस्पेंशन सेंटेंस की होती है, कन्विक्शन की कभी सस्पेंशन नहीं होती है। कन्विक्शन या सेटासाइड होती है या लोअर कोर्ट की जो जजमेंट है वो अपहेल्ड होती है। लेकिन सस्पेंड क्या होता है, दैट वो होती है सजा। लेकिन ये जो फैसला आया है, अब ये फैसला पहले भी थे, ये प्रावधान था पहले 3 साल से ऊपर था, लेकिन अब का जो इस बार जो फैसला आया वो ये फैसला आया है कि चाहे वो व्यक्ति कोई भी किसी आपराधिक मामले में यहां मॉरल टर्पिट्यूट इन्वॉल्व है, वहां अगर 2 साल की सजा है, चाहे सस्पेंड भी उसकी सजा हो जाए, लेकिन उसकी जो मेंबरशिप है वो चली जाएगी। ये एक सराहनीय कदम है और ये कदम मैं नहीं कह सकता, सराहनीय जजमेंट है और ये बहुत पहले आ जानी चाहिए थी। चूंकि सस्पेंड हो गई सजा, उसके बाद एमपी भी बने रहे, मंत्री भी बने रहे, पूरा सत्ता का भोग पूरा ये करते हैं। लेकिन मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, ये जैसे आप भी किसी का नाम ले रहे थे करना। ये जो जजमेंट आई है पहले चौटाला जी की, ये दिल्ली कोर्ट से आई है, ना कि हरियाणा से आई है, बिहार से भी नहीं आएगी, वो झारखंड से आएगी, जिसके बारे में कह भी रहे हैं। कल को एक्विट भी हो सकते हैं, इसलिए हमें किसी का नाम नहीं लेना चाहिए। लेकिन मैं एक ही कहूंगा, मैं अपना व्यक्तिगत आपको जो एक्सपीरियंस है, मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए पेश हुआ हूं। ये एक धरना दिया था, उनमें उनको एडमॉनिश किया गया है, तो वो भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। ये बादल साहब की टोटल जो आज की कैबिनेट है, इसको एडमॉनिश किया हुआ है, काम नहीं लाओ, एसीएम थी पटियाला हाउस में। तो यो मॉरल टर्पिट्यूट में नहीं केसेस आते हैं, जो राजनीतिक केसेस होते हैं, जैसे धरना प्रदर्शन। रीटा बहुगुणा जी हैं, इनको मुरादाबाद, अगर याद होगा आपको, मुरादाबाद इन्होंने कोई स्पीच दी थी, गाजियाबाद इनको अरेस्ट कर लिया था यूपी पुलिस ने मायावती के शासन में। लेकिन वो एक राजनीतिक मामला था, ना कि आपराधिक मामला था। आपराधिक जो मामले है उसमें शायद लेजिस्लेचर तो पता नहीं क्यों नहीं कर रही है, और लेजिस्लेचर पर क्यों इतना दोष देते हो? ये पार्टियां ही ऐसे आदमियों को क्यों टिकट देती हैं? ये तो ढूंढते हैं ऐसे लोगों को, बाहुबलियों को। तो ये जो आज जजमेंट आई है, ये इनकी नाक पे नकेल है और ये बहुत ही अच्छी जजमेंट आई है। मैं इसकी जितनी प्रशंसा जितने शब्दों में करूं वो कम है। लेकिन मनन साहब, ये बात तय है कि सजा होने के बाद, सजा याफ्ता बनने के बाद, पूरा केस चलने के बाद ही किसी व्यक्ति की सदस्यता निलंबित या खत्म हो सकती है, किसी के जेल जाने पर या किसी के चार्जशीट फाइल होने पर नहीं। क्योंकि ये भी कंफ्यूजन कई सारे सांसदों और विधायकों के मन में है, इसीलिए मैं क्लैरिफिकेशन चाहता हूं। दो सजाए जाब्ता मतलब कन्विक्शन और अक्यूज्ड पेंडिंग केस में फर्क होता है। किसी पे भी चार्ज लगा है, किसी पे भी चार्जशीट हो गया, चार्ज लग गया, ड्यूरिंग ट्रायल उसकी सदस्यता खत्म नहीं हो सकती, ना होनी चाहिए, कल को बरी हो जाता है। लेकिन यहां तक अपील का सवाल है, क्योंकि प्रेमा व्यवसायी एक आदमी कन्विक्ट हो गया है, ये व्यू लिया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रेमा व्यवसायी एक जो आपराधिक मामले में व्यक्ति कन्विक्ट हो गया है, जाना होगा और जाना चाहिए, और उस बात से मैं सहमत हूं। लेकिन जैसे आप कलमाड़ी जी की बात कर रहे हो, अभी उनका ट्रायल पेंडिंग है, अभी उन पर आपराधिक मामले तय हुआ है, निर्धारित हुआ है, लेकिन सजा नहीं हुई है, वो साबित नहीं करता कि हुआ है, अभी प्रोसिक्यूशन ने किया है। अगर साबित हो जाए तो वो भी इसी दायरे में आ जाएंगे, वो भी इसी दायरे में आएंगे। रीता बहुगुणा जोशी जी, बड़ा सवाल जो आपने उठाया था कि धरनों का क्या होगा, प्रदर्शन का क्या होगा, मनन साहब को सुनने के बाद स्पष्ट हो गया है कि वही मामले जिनमें मोरल टर्पिट्यूट इन्वॉल्व हो,
जैसे आपकी राजनीतिक स्पीच की बात हुई थी मुरादाबाद में, उसमें ये नहीं लागू होता, उन मामलों में नहीं लागू होता। मनन साहब का यही कहना है? अच्छा नहीं, मनन साहब का ये कहना जरूर है कि 2 साल की सजा जिस दिन से प्रोनाउंस होगी, ये बिल्कुल सही बात है कि 2 साल की सजा जिस दिन प्रोनाउंस होगी, कोर्ट ने कहा है कि सीट वेकेंट हो जाएगी। लेकिन जिस तरह मनन साहब कह रहे थे और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 15वें पन्ने पर यह बात लिखी हुई है, मनन साहब को भी बताना चाहूंगी यहाँ पर कि नवजोत सिंह सिद्धू के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा ये पावर एक्सरसाइज की थी सीआरपीसी के 389 के तहत, जहां पे न सिर्फ सेंटेंस सस्पेंड होता है बल्कि कन्विक्शन भी सस्पेंड होती है। तो जो रीता बहुगुणा जोशी और बाकी जैसे सॉरी ये बात जजमेंट में कोटेड है सर, जजमेंट में कोटेड है। गो थ्रू दी, प्लीज गो टू 389, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस है, उसमें कन्विक्शन नहीं है। नवजोत सिंह सिद्धू के केस में सर फैसला आया था और सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में बाकायदा वो पोर्शन कोट किया, लेकिन ये बहुत मिनिस्क्यूल है। ये एक बहुत छोटा सवाल है। बड़ा सवाल इसमें ये आ जाता है जिस तरह से मैं और ये मनन साहब और हो सकता है सुभाष कश्यप जी ज्यादा क्लैरिटी दे पाए कि वो केसेस में ये तो इम्यूनिटी लेने की। सुभाष कश्यप जी तो 90 डेज अपील के कह रहे हैं, 90 डेज नहीं होती है। नहीं, मैं एक बात पे क्लैरिटी यहां पर जरूर बनती है कि जब ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट आया, उसमें क्लॉज 3 में लिखा गया है कि 8(3) में लिखा गया है कि 2 साल की सजा जहां आपको होती है, आपके साथ डिस्क्वालिफिकेशन अटैच कर जाती है। ऐसे में जो और भी सेक्शंस बताए गए हैं, जो मॉरल टर्पिट्यूड के सेक्शन है, यानी कि 2 समुदाय के बीच में हिंसा भड़काना या डाउरी का केस या फिर कई ऐसे केसेस हैं जो मिलावटखोरी के केस में है, अगर 8(4) को आज अल्ट्रा वायर्स डिक्लेयर कर दिया गया है, यानी कि कोई इम्यूनिटी किसी सांसद के पास नहीं रही है, तो ऐसे में क्या 6 महीने की कन्विक्शन हो तो उसमें भी ये लागू करेगा? ये एक बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मनन साहब, जो आप 2 साल की बात जब कर रही हैं तो 6 महीने इसमें लागू कैसे होंगे? जब 2 साल की बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कही है, मैं आपको ये बात बता रहा था कि ये अपील का जो राइट है वो सीआरपीसी के अंदर है। अगर सुप्रीम कोर्ट में जाओगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में है, लेकिन टिल हाई कोर्ट सीआरपीसी के तहत अधिकार हैं, रिवीजन भी है, अपील भी है। मान लो मजिस्ट्रेट ने सजा करी, अपील का राइट उसका सेशन तक खत्म हो जाता है तो हाई कोर्ट में रिवीजन जाएगी उसकी, और अगर सुप्रीम कोर्ट में जाएगी तो एसएलपी जाएगी उनकी। तो इसलिए सस्पेंशन जो 389 सीआरपीसी में होती है वो सस्पेंड सेंटेंस होती है, ना कि कन्विक्शन होती है। वैसे कन्विक्शन में जहां तक सवाल है, कन्विक्शन में सजा एनीवे मैं इस पे टेक्निकलिटीज पे नहीं जाने की बजाय मैं ये एक बात बताना चाहूंगा कि सबसे बड़ा जो अहम फैसले में इसमें जो मूल चीज आई है वो ये आई है कि 2 साल की सजा हो गई, सस्पेंड हो गई सेंटेंस, तो उसके बावजूद भी बने रहते हैं और अपील आएगी 6 साल बाद अगर बोर्ड पे, तो और 3 साल उसके बाकी रहते हैं मेंबर पार्लियामेंट में, तो 3 साल तो वो अपना एंजॉय करके चला गया ना, वो चीज अब सुप्रीम कोर्ट ने छीन ली। लेकिन मेरे पास एक खबर आ रही है और ये खबर बड़ी भी हो सकती है, लेकिन ये सिर्फ सूत्रों के हवाले से खबर है कि सरकार के अंदर और जो बड़े वकील हैं और जो मिनिस्ट्रीज के बड़े अधिकारी हैं उनके अंदर इस बात को लेकर डिस्कशन हो रहा है। और मैं चाहूंगा कि आप तमाम पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए लोग इस बात को सुने कि सरकार चाहती है और उनको ये एडवाइस मिली है कि हीनियस क्राइम्स है उनको क्लियरली डिफाइन किया जाए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कोई पॉलिटिकली एडवर्सरी अपने राजनीतिक विरोधी को खत्म करने के लिए किसी केस में उसको फंसाए, फास्ट ट्रैक में ले जाए, उसको सजा दिलवाए और उसकी सदस्यता को खत्म करा दे। तो क्या रीता बहुगुणा जोशी जी आप चाहेंगे कि ऐसे क्राइम्स, हीनियस क्राइम्स को डिफाइन करे? क्या सरकार ऐसा चाहेगी, कांग्रेस पार्टी, या आपका ऐसा मत है? देखिए, मुझे बड़ी खुशी है कि आज इस पूरे आपके मंच पे जितने भी लोग हैं सब इस बात से सहमत हैं कि जो अपराधीकरण राजनीति में है उसको समाप्त करने के बेहतरीन उपाय निकालने चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट में एक बहुत बड़ा विषय पूरे देश के जनता के सामने, राजनीतिक दलों के सामने और सरकार के सामने प्रस्तुत किया है। अब इसमें से जरूर मंथन होकर बहुत अच्छी बातें निकलेंगी, पर मैं आपसे फिर कहना चाहती हूं, जो आपने अभी बात की मैं इससे सहमत हूं, बहुत अच्छे से व्याख्यात होना चाहिए कि अपराधी कौन है और किस तरह के अपराध को आप मानेंगे कि मॉरल टर्पिट्यूड है या वो हीनियस क्राइम है। तो इसका जो है वो वर्गीकरण होना चाहिए
और अगर कैटेगराइज नहीं होगा तो इसका दुरुपयोग भी हो सकता है। जो बात आपकी बिल्कुल सही है, पर जनता का विश्वास लोकतांत्रिक प्रक्रिया से इसलिए भी कम होता जा रहा है कि बल का और धन का बहुत दुरुपयोग आज के चुनाव की प्रक्रिया में हो रहा है। लेकिन आप जैसी पॉलिटिकल पार्टीज होने देती है ना, गीता जी, आपकी जैसी पॉलिटिकल पार्टीज होने देती है ना। आपके भी 44, बीजेपी के भी 44, दोनों के 44 है जिन पे हीनियस क्राइम से मुकदमे हैं। व्यक्तिगत मेरी राय भी ये भी है और सारी राजनीतिक दलों को विचार करना चाहिए कि आंतरिक रूप से वो सब तय करें कि हम अपराधियों को टिकट नहीं देंगे जो कन्विक्टेड हुए हैं या जिनके खिलाफ जनता की बड़ी बुरा परसेप्शन है। अभी जैसे आपने देखे बहुत एग्जाम्पल्स आ रहे हैं, लेकिन अभी गुजरात के भी एक मंत्री को 2 साल की सजा हो गई, वो बड़े मंत्रालय में बैठे हुए हैं। तो अब कहने की बात यह है कि हर दल को विचार करना होगा और सोच समझकर, जैसा मैं तो जानती हूं मेरा नेतृत्व चाहता है, हमारी नेता राष्ट्रीय नेता सोनिया गांधी जी लगातार इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात कर रही हैं। और जो यूथ कांग्रेस में तो आपने देखा जब राहुल जी ने अपनी सदस्यता अभियान की तो जिस किसी के ऊपर आपराधिक मुकदमा है उसको सदस्यता ही नहीं दी गई यूथ कांग्रेस की। तो पार्टियों को अंदरूनी विचार करके, मंथन करके और कहीं ना कहीं अपने को सुधारना होगा। डॉक्टर क्यूडोज टू द सुप्रीम कोर्ट कि सुप्रीम कोर्ट ने एक मुद्दा फिर से फेंका। डॉक्टर विचार करने के लिए आपको क्या कांग्रेस की बात लिप सर्विस लगती है? क्योंकि आप पर भी उतने सांसद और एमएलए आपके पास भी हैं जितने कांग्रेस के पास है जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे लंबित हैं। दीपक जी, इसमें कांग्रेस और बीजेपी करके ना देखा जाए तो राजनीतिक क्षेत्र में ईमानदार लोग और अपराधी लोग ईमानदार लोग आए, अपराधी ना आ पाए, इसकी व्यवस्था हो। सुभाष कश्यप जी बैठे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सपर्ट हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर इनकी बड़ी महारत हासिल है। और मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि इस देश में अगर कांग्रेस के जो हमारी रीता जी बैठी हैं वो और बाकी सब राजनीतिक पार्टियां तय करें कि इस देश में अगले चुनाव इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के तहत होंगे और इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में अगर बदलाव की जरूरत है तो बदलाव भी किया जाए और सीईसी की जो गाइडलाइन मिले इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के तहत मिले। इन्होंने इस पर बहुत काम किया है। मेरा निवेदन है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो पूरी चुनावी प्रक्रिया अगर सुधर गई तो ये आपराधिक लोग वैसे ही नहीं आ पाएंगे, धन का और बल का दोनों का प्रभाव अपने आप समाप्त हो जाएगा। इसलिए इस दिशा में सब पॉलिटिकल पार्टीज को विचार करके इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन की आपकी पार्टी कहां सुनती है? जो किसी भी पार्टी से संबंधित नहीं है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, और इनकी पार्टी और सब पार्टियों से गुजारिश करता हूं। नहीं, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। वरुण गांधी के केस की पार्टी और अपनी पार्टी सबसे गुजारिश करता हूं। नहीं, वरुण गांधी के केस में इलेक्शन कमीशन ने साफ साफ कहा था कि पार्टी चाहे तो इनको चुनाव से विड्रॉ कर ले। आपने उनको विड्रॉ करने से इनकार कर दिया था। आप लोग सुनते कहाँ हैं? मनन साहब, मानेंगे आप मेरी बात? नहीं, देखिए ऐसा है, मुझे तो मैं क्या कहूँ अब इनकी बातों पे सुन के इतना आश्चर्य होता है, कितना पूरे संसार, पूरे ब्रह्मांड के सामने इनको इतना नहीं आता कि हम क्या बोल रहे हैं। नहीं होगा। अब मुझे ये बताइए कौन जिसका ईमानदार अनिल जैन साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ, 1 मिनट। मनन साहब को बोल दीजिए। मनन साहब, अब ये बात करते हैं ईमानदारी की, ये बात करते हैं आपराधिक आदमी नहीं आने चाहिए, तो ये फिर आपके टिकट आपने नहीं दिए तो इनको क्या ऊपर से टिकट आए हैं? ये कैसे टिकट दिए गए हैं? ये कैसे मेंबर पार्लियामेंट बनकर आए हैं? आपने इनके पहले बायोडेटा पढ़े नहीं थे? आप इनकी छवि को जानते नहीं थे पहले? बीइंग ए लॉयर मैं आपको 15 बंदे आदमी गिना देता हूं जिनके मैंने केस लड़े हुए और मेंबर पार्लियामेंट बने हुए, अपना मैं एमएलए है। अगर मैं मांगने जाऊं तो मुझे टिकट नहीं आप देंगे, जबकि मैं कोई पॉलिटिकली किसी से एफिलिएटेड नहीं हूं, लेकिन नहीं देंगे आप, चूंकि वहां वो चीज आज यहीं आके तो आज डेमोक्रेसी चिरमरा रही है। दिस इज दी ओनली रीजन। शाबिर अली जी, आप मानेंगे राजनीतिक पार्टियां ही ये करना वो करना, राजनीतिक पार्टियां ही इस जो राजनीतिक अपराधीकरण हुआ है उसके लिए जिम्मेदार है, या अपराधियों का राजनीतिकरण उसके लिए जिम्मेदार है, और खासतौर पर बिहार और उत्तर प्रदेश? देखिए, ऐसा है दीपक जी, मेरा मानना और मेरा समझना बिल्कुल अलग है।
पता नहीं कैमरा पे कुछ लोग ऐसा इसलिए बोलते हैं कि बात अच्छी हो और बात अच्छी करके निकल जाओ और हकीकत से परे हो। मैं उसमें बिलीव नहीं करता हूं। जो सच हो वो बोलना चाहिए, शायद वो बात कड़वी हो। और अन्ना हजारे से करो ना। अरे मनन साहब रुकिए, आप पहले सुनिए, आप बड़े वकील है, वकालत कीजिए, मैं कहाँ रोक रहा हूँ। आप पहले सुनिए, आपको मैं सुन रहा था, पहले सुनने की आदत ये वकालत नहीं है, देश का जनता चले जाएंगे। सुनिए, आप सुन लीजिए ना पहले। आप वकालत करना होगा तो आप, मैं वकील नहीं हूँ, आप वकालत जहाँ करना के लिए पहले सुन लीजिए ना। आप सुनिए तो सही। अरे इसी वक्त से बोल रहे थे, सुनिए ना, आपकी वकालत में सुन रहा था। सुनाइए। वकील लोग कितना फीस लेता है, एक आम जनता नहीं लड़ सकता, इसको मत भूलिए, हम लोग जानते हैं, इसलिए सुनिए। मैं ये कहना चाहता हूँ दीपक जी कि जो क्रिमिनल हो उसको नहीं आना चाहिए, ये कहने से नहीं होगा, उसके लिए मन बनाना होगा। और कौन कहता है ये सुनना होगा। इस देश में निकल जाइए, नीचे की अदालत में अगर बड़ा बढ़िया वकील चला जाए देहात सुदूर एकाले में, तो जज समझ पाता है कि नहीं, पहले इसमें बहस हो जाए। मैं ये कहता हूं कि कन्विक्शन अगर सुप्रीम कोर्ट में हो, आप उसको मान लो। नीचे अगर कोई हो, मेरे ऊपर कोई मुकदमे नहीं, लेकिन कल कोई भी आदमी किसी भी तरह का कोई इल्जाम लगा दे, अगर जो एजेंसी है जांच करने वाला उसके अगर प्रभाव में हो, जज ऐसा हो जो प्रभाव में हो, क्या जज प्रभाव में, नीचे के अदालत के जज प्रभाव में नहीं आते? वकील जो बड़ा हो सामने जज सुनते रहता है, हाँ हाँ करते रहता है। हमने कई अदालतों में देखी है, जज के पास ऐसे भी होते हैं। ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है इस भारत के नागरिक होने के नाते कि निचले अदालत की बहुत से धाराओं का पता नहीं होता और कितने कन्विक्शंस के डेट तय करने होने चाहिए, कितना समय सीमा तय करना चाहिए, ये भी उनको समझ नहीं होती। आपके यहाँ प्रक्रिया जो जज बनाने का है वो कैसा है, पहले उसको तय कर लीजिए। उसके लिए कमीशन नहीं है, उसके लिए एग्जामिनेशन नहीं है। जिसकी पैरवी हो वो बड़ा जज बन जाता है, जो नहीं है वो बड़ा लोग जिसको ये है उसको रास्ते नहीं मिलते। इस पे तो आप बात करते नहीं हो। आप इस देश की बात करो, खाली अदालत का एक फैसला आ जाए उस पर आप चर्चा कर लेते हो। देश कैसा ठीक मेरा ख्याल आपको ये पता ही नहीं है कि साबिर अली जी, उन्होंने एक व्यावहारिक प्रश्न उठाया है, उन्होंने एक व्यावहारिक प्रश्न उठाया है और मुझे सबकी रिएक्शन लेनी पड़ेगी। वाकई साबिर अली साहब का प्रश्न व्यवहारिक है। मनन साहब, निचली अदालतों की क्या वाकई हालत है? इनको फिर शायद पता ही नहीं है, होगी इन्होंने कहीं देखी होगी, हमने तो ऐसी देखी नहीं है। मैजिस्ट्रेट को अगर जब भर्ती किया जाता है, उनका रिटन एग्जाम होता है, पहले मेन हो, प्रिलिमिनरी होता, फिर मेन होता है, फिर इंटरव्यू होता है। एडिशनल सेशन जज का भी यही है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की एलिवेशन होती है, ना कि निचली अदालतों में होती है। शायद इनको पता नहीं है ये। रीता जी, मुझे पता है मेनन साहब चर्चा जी एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पे बहस हो रही है और इसमें इंस्टीट्यूशंस के बीच में, इसमें जुडिशरी और लेजिस्लेचर के बीच में लड़ाई नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे पे आक्षेप नहीं होना चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि अपराधियों की जमात राजनीति में बढ़ती जा रही है। इसको साबिर अली साहब भी इनकार नहीं कर सकते। अब अपराधियों का कैटेगरी क्या बनाएंगे, किस तरह से आप उनको किस नजरिए से देखेंगे, ये अलग बात है। पर अगर सुप्रीम कोर्ट ने आज एक विषय हमारे सामने रखा है जिसमें हम राजनीतिक प्रक्रिया को बेहतर बना सकते हैं, चुनावी प्रक्रिया को बेहतर बना सकते हैं, अच्छे लोगों को कानून बनाने के इंस्टीट्यूशंस में, लेजिस्लेचर्स में बिठा सकते हैं, तो इस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। ये कहना जुडिशरी में करप्शन है, लेजिस्लेचर में करप्शन है, ये बातें, ये मुद्दा इस समय का नहीं है। मुद्दा यह है कि कौन सी प्रक्रिया हो जिसके अंतर्गत अपराधियों को राजनीति में प्रवेश करने और राजनीति में हावी होने से रोका जाए। तो आई थिंक इट्स अ वेरी रेलिवेंट क्वेश्चन जो इस समय हमारे सामने है। इस पर लड़ाई करने से नहीं, सबको एक साथ बैठकर और इसके हल निकालने चाहिए। लेकिन कहाँ कोई हल निकालता है? आज तक 33% महिलाओं को रिजर्वेशन तो मिल नहीं पाया। देश की राष्ट्रपति भी महिला है, सबसे बड़ी नेता भी महिला रह ली, देश की लीडर ऑफ अपोजिशन भी महिला है। लेकिन ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल पार्टी कुछ चीजों पर लिप सर्विस करती है, पॉलिटिकल पार्टी कुछ चीजों पर लिप सर्विस करती है और रीता जी यही उसमें से एक है। क्यों दुखती नब्ज पे हाथ रख रहे हैं? सच बात है कि महिलाओं को उनका हक इस देश में नहीं मिल पा रहा है। हमें आरक्षण चाहिए है, आरक्षण इनको सबको मिलकर देना दे चाहिए। दीजिए ना, वो मैं तो आपको एग्जाम्पल दिला रहा हूँ। मुझे लगता है सब लोग लिप सर्विस करते हैं।
कभी महिला आरक्षण बिल पास नहीं होगा, कभी लोकपाल बिल पास नहीं होगा, अपराधीकरण अपने आप कम हो जाएगा, अपराधियों का अपने आप ही प्रवेश कम हो जाएगा अगर महिलाओं को उनका हक मिल जाए। डॉक्टर अनिल जैन जी, आपके यहाँ भी बात वही है। दीपक जी, पुरुष प्रधान समाज है, मैं दीपक जी की बात से सहमत हूँ। ये गंभीर मुद्दा है, इसकी गंभीरता बनी रहनी चाहिए। इसका अभिप्राय ये नहीं है कि अगर कोई वकील है और अगर वकालत की पोजीशन पर है तो बाकी सबको इमोरल करार करके सबको कटघरे में खड़ा कर दे। ये अधिकार इनको भी नहीं मिला है। मन्नन जी को मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि पूरी राजनीतिक जमात को आप एक कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते। देश में हर सेक्शन में, हर सोसाइटी के हर सेक्शन में गड़बड़ियां हैं। इसका अभिप्राय ये नहीं कि एक बाकी सेक्शन सब केवल राजनीतिक जमात को खड़ा करे। गलतियां हैं वो स्वीकार कर रहे हैं, उनका रिफॉर्म होना चाहिए। जुडिशियल रिफॉर्म हो, पॉलिटिकल रिफॉर्म हो, इलेक्टोरल रिफॉर्म हो, इस तरह के रिफॉर्म की आवश्यकता है। सब बैठकर एक साथ रिफॉर्म करें। एक तरफ केवल और केवल राजनीतिक जमात पर उंगली उठा देना कि पार्टियां ये नहीं करती, पार्टियां वो नहीं करती, आप इसको टिकट नहीं देते, आप उसको टिकट नहीं देते। आप अपने प्रोफेशन में सारी सफाई कर लेते हैं क्या? गलतियां हैं, कमियां हैं, उनको दूर करने की जरूरत है। इसका अभिप्राय यह नहीं है कि आप किसी को इंगित कर उनको कटघरे में खड़ा कर दीजिए। क्षमा करिए, आप बड़े वकील होंगे, लेकिन आप किसी को कटघरे में खड़ा करने का अधिकार आपको नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय किया है, उस निर्णय की लाइट में हमने कहा है, हम चाहते हैं, मैंने किसी को कटघरे में नहीं खड़ा किया है, लेकिन अगर आपने इस बात को उल्टा ले लिया है तो इसका अभिप्राय नहीं कि किसी को सर्टिफिकेट मिल जाए। डॉक्टर सुभाष कश्यप, क्या आपको नहीं लगता कि जब भी राजनीति के अपराधीकरण और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात होती है, सभी पॉलिटिकल पार्टीज लिप सर्विस कहती है? इसको अगर कहा जाए हमारी पुरानी कहावत की भाषा में, मुंह में राम बगल में छुरी। देखिए, मैं समझता हूं इस बारे में दो राय नहीं हो सकती कि अगर हमारे देश में लोकतंत्र को सुदृढ़ करना है, उसको चलाना है, तो निर्वाचन व्यवस्था में सुधारों की परम आवश्यकता है। और वो सुधार आएंगे संसद के माध्यम से, वो सुधार आएंगे राजनीतिक दलों के माध्यम से। तो सभी राजनीतिक दलों को मिल बैठकर तय करना चाहिए कि अब समय आ गया है जब निर्वाचन सुधार अवश्यंभावी हो गए हैं, बगैर उसके लोकतंत्र सेफ नहीं है। राजनीतिक दलों की कुछ अपनी समस्याएं हैं, जमीनी हकीकत है, उससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते। राजनीतिक दलों को दल को चलाने के लिए, राजनीतिक प्रक्रिया के लिए, चुनाव लड़ने के लिए टनों रुपए की जरूरत होती है। ये यथार्थ है। वो रुपया कहां से आए उसका जवाब कोई जब तक नहीं देगा तब तक राजनीतिक दलों की व्यवस्था को नहीं समझता। अब धीरे धीरे हो ये रहा है, कुछ अपवादों को छोड़ दें तो धीरे धीरे और अधिक अधिक ये होता जा रहा है कि वो पैसा राजनीति करने के लिए, राजनीतिक दल चलाने के लिए और चुनाव लड़ने के लिए पैसा अपराध की दुनिया से, इलीगल मीन्स से, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट से हो, चाहे वो तस्करी से हो, चाहे वो किसी और ढंग से हो, ब्लैक मनी, इलीगल मीन्स से अर्न किया हुआ मनी, वो राजनीति में लगता है, जिसके कारण आपराधिक छवि के लोगों का वर्चस्व राजनीतिक दलों में और राजनीति में देश की बढ़ता जा रहा है। और सभी दलों के सामने ये समस्या है। जब चुनाव की बात आती है तो उन्हें ये देखना होता है कि कौन चुनाव जीत सकता है, और सभी दलों के सामने ये सवाल होता है विनेबिलिटी। और कई बार ऐसा होता है कि वो देखते हैं कि जो चुनाव जीत सकता है वो वही व्यक्ति है जिसके पास बाहुबल है और धनबल है। तो बाहुबल और धनबल के लोगों को ही अगर चुनाव जीतने का अधिकार है तो फिर वही लोग आएंगे राजनीति में। बिल्कुल, अधिक लोग उस क्षेत्र से आएंगे। तो कश्यप जी, मैं आपको रोकूंगा क्योंकि इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज जो आ रही है वो ये है कि सरकार इस फैसले से नाखुश है, जो अब से 20 मिनट पहले हमने आपको बताई थी। हमारे सहयोगी आशीष जुड़ रहे हैं। आशीष, सरकार इस फैसले से क्यों नाखुश है और क्या उसका अगला कदम हो सकता है?
देखिए, सरकार इसमें रिव्यू पिटीशन फाइल करेगी दीपक जी, और सरकार की तरफ से जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है उसमें क्या उनका साफ तौर पे कहना है कि इसमें ऑफेंसेस को क्लियर नहीं किया गया है कि आखिर ऐसे कौन कौन से ऑफेंस है, जो जजमेंट है वो पूरी तरह से क्लियर नहीं है। आखिर कौन कौन से ऐसे ऑफेंस है जिसमें अगर सजा मिलती है मैक्सिमम 2 साल जो सजा है, अगर उससे ऊपर अगर सजा मिलती है तो उनको अपनी सदस्यता खोनी पड़ेगी। वो ऑफेंसेस क्लियर नहीं है, तो जाहिर तौर पर सरकार ने अपनी पूरी तरह से कमर कस ली है। वो सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू फाइल करेगी, अगर वहां से भी उसे रिलीफ नहीं मिलती तो पार्लियामेंट तो उसका है ही, पार्लियामेंट उसके बाद विकल्प खुला हुआ है। तो जाहिर तौर पे कह सकते हैं इसमें कि अगर जो उनके इस पूरे मामले में जो सरकार इसमें फिलहाल सरकार जो है वो रिव्यू फाइल करने की तैयारी कर रही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आशीष, हमारे सहयोगी आशीष। जैसा हमने कहा, जैसा हम कह रहे थे कि बात तो हर राजनीतिक दल करता है कि राजनीति में सफाई होनी चाहिए, राजनीति का अपराधीकरण नहीं होना चाहिए, लेकिन इसी फैसले को जिसको लैंडमार्क जजमेंट, ऐतिहासिक वेलकम जजमेंट कहा जा रहा था, उसी पर रिव्यू फाइल करने की बात अब सरकार कह रही है। ऐसा संभव है क्योंकि उनको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को इस विषय पर और डेफिनेटिव और साफ होना चाहिए। आप तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।